आप सभी को रेमो का नमस्कार। इस लेसन में आप देखेंगे पार्टनरशिप टॉपिक के बेसिक्स। पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। थियरी के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पार्टनरशिप को समझना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगी, बाकी आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं पार्टनरशिप में, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले जानते हैं बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस। तो देखिए, पार्टनरशिप में सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप ये होता है कि यूजुअली क्या होता है कि इट कैन बी पार्टनरशिप इन एनीथिंग। जैसे कोई बिजनेस है मान लिया, तो उस बिजनेस में जब दो या दो से ज़्यादा, टू और टू प्लस, एक ही आदमी है तो वो पार्टनरशिप नहीं हुई। दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिल के, टू और मोर देन टू पीपल, दे डू सम पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है कि उस एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि भाई बिजनेस में देखो तुम इतना पैसा लगा रहे हो, तुम इतना पैसा लगा रहे हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस तरह की मैकेनिज्म होगी। तो देखिए, इसका कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। पार्टनरशिप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, कि जो लोग उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं उनके क्या एग्रीमेंट कंडीशंस हैं और वो किस कंडीशन पे एग्री करके बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि मैं और आप मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं मान लिया, ठीक है, तो हम लोग एग्री करते हैं कि बराबर बराबर पैसा भी लगाएंगे हम लोग और प्रॉफिट में 50-50% लेंगे। ओके, हो सकता है कभी ऐसा हो कि एक बिजनेस में दो लोग जुड़ तो रहे हो, लेकिन एक पर्सन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मे बी मार्केट में एक नोन फेस है, राइट, और वो ज़्यादा सेल कर सकता है। तो व्हाट ही विल से कि यार मेरा देखो ऑलरेडी एक प्रेजेंस है, मैं ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, तो इस पार्टनरशिप डील में पैसे तो मैं तुम्हारे बराबर ही लगाऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, बिकॉज मैं उस बिजनेस का मेन ड्राइवर हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टीज़ का। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि इसका कोई फिक्स रूल है कि देखो ऐसे इतना परसेंट ही प्रॉफिट तुम ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, या दोनों को बराबर बराबर ही प्रॉफिट लेना है। ठीक है, दैट इज़ नॉट द केस। द केस इज सिंपली द एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, और क्या उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो किस बेसिस पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी। जैसे मैं आपको एक पॉसिबिलिटी देता हूँ कि एक सिंपल सा एग्रीमेंट ये हो सकता है कि देखो ऐसा है कि हम जो पैसे लगाएंगे, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि लेट्स से कि जो कैपिटल्स, इसको बोलते हैं कैपिटल, की बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। तो लेट्स से पार्टनरशिप में दो लोग हैं और दो लोगों ने जो कैपिटल्स लगाए वो लेट्स से 5:6 के रेशियो में है। ठीक है, सो इनका ये एग्रीमेंट हो सकता है कि देखो ऐसा है कि हमने चूँकि कैपिटल 5:6 के रेशियो में लगाए हैं, तो अब हम प्रॉफिट को भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, एक ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि एक काम करेंगे हम पहले कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम जो 50% प्रॉफिट है वो पहले अलग करके बराबर बराबर बांटेंगे। यहाँ पर कोई हमारा जो है वो नहीं होगा कि हम कैपिटल के रेशियो में इसको बांटने वाले हैं। तो आप कहोगे कि 50% प्रॉफिट का जो है बराबर बराबर बांटो, 25% ईच। बाकी का जो 50% है उसको आप हमारे कैपिटल के रेशियो में बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5:6। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो अगेन आई एम सेइंग कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, नथिंग एल्स। तो जो क्वेश्चंस की कंडीशंस होंगी उसके बेसिस पे कई बार हो सकता है कि वो पार्टनरशिप में आपको कुछ नई सिचुएशंस बताएं कि देखो प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें उनकी बात मान लेनी है कि ठीक है ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। पर कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपको समझना है, अभी हम देखिए समझते हैं कि पार्टनरशिप को बिल्कुल मोस्ट बेसिक फॉर्म में कैसे समझा जाए। ठीक है, मोस्ट बेसिक मतलब हम इस बात की नहीं बात कर रहे हैं कि दो लोग बैठ के आपस में कोई निगोशिएशन कर रहे हैं, नहीं। हम पार्टनरशिप को बिल्कुल एक मोस्ट बेसिक फॉर्म में देखते हैं। तो सिंपली हमें क्या लगेगा, मैं ये मान लेता हूँ कि दो लोग मिले, उन्हें कुछ बिजनेस करना था, तो उन्होंने आपस में बातें करी, दोनों की इक्वल वैल्यू है, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो वो एक बहुत रेशनल डील करना चाहते हैं। तो उस केस में आप ज़रा ध्यान से देखना कि लेट्स से मैंने कहा कि कोई भी एक पर्सन है और आप मुझे बताओ कि अगर प्रॉफिट्स की बात करें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप का क्या है, साल में कुछ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है आपको। तो आप कहोगे कि जो भी प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, उस टोटल प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो अभी मान लेते हैं कि दो लोग हैं, ए और बी।
ए और बी। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि देखो, आइडियली अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाऊं तो मैं कहूँगा कि अगर बिजनेस को शुरू करने में ए और बी ने पैसा जो लगाया था, अगर मैं कहूँ उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो मान लेता हूँ आई ए और आई बी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो या उनके इन्वेस्टमेंट जो है आई ए और आई बी है। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर ये बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस में इनका बराबर कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ ये है कि भाई आई ए जो इन्वेस्टमेंट है ए का और आई बी इन्वेस्टमेंट बी का, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों के अलग अलग है इस बिजनेस को शुरू करने में, जो कैपिटल इन्होंने लगाया है वो डिफरेंट है। आप बताइए, आइडियली बिना किसी और फैक्टर को कंसीडर किए हुए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, अगर मुझे कहना हो कि मुझे किसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए प्रॉफिट का, तो आप कहोगे जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट का। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल है। इन्वेस्टमेंट कहूँ या फिर मैं इसको कैपिटल कहूँ तो कोई अंतर नहीं है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो और आप इसको कैपिटल भी बोल सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टेड ऐसा लिख लो आप। तो सिंपल है, जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि उन्होंने बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया है और ये भी मान लेता हूँ कि मैं और फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, फिर देखिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई प्रॉफिट क्या किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट हो सकता है? आप हो गया, आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि दोनों के इन्वेस्टमेंट बराबर है, मतलब उन्होंने बराबर अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो अगर ये बराबर अमाउंट बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे ये लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट को हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे। मेरा कहना है कि मान लिया दोनों ने 10,000 और 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया और दोनों ने ये अमाउंट 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट किया। अब आप बताओ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसको ज़्यादा पैसा देना है? और मैंने आपको बोला है कि अभी हम किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही नॉर्मल बेसिक मोस्ट क्रूड फॉर्म में देखना चाहते हैं पार्टनरशिप क्या है। तो आप कहोगे जब दोनों का इन्वेस्टमेंट, दोनों का टाइम सेम है तो डेफिनेटली दोनों के प्रॉफिट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको अगर इस तरीके से देखो कि मैं कहूँ कि ए ने जो पैसा लगाया 10,000 वो 1 साल के लिए लगाया, लेकिन बी ने उसको 6 मंथ्स के लिए ही लगाया। अब बताओ, दोनों के इन्वेस्टमेंट ज़रूर बराबर थे, लेकिन बी ने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया कि नहीं? बी ने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसमें ए को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट देखिए क्या है कि एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट है, वो फैक्टर है टाइम। जो जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट? टाइम किस चीज़ का टाइम? ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसका क्या ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए किया गया है। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो जो प्रॉफिट होगा ना, ये एक्चुअली डिपेंडेंट है 2 एलिमेंट पे। कैपिटल इन्वेस्टेड, तो मैं इसको अभी कैपिटल ही लिखूँगा, इनटू टाइम। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स पे आपका डिपेंडेंट है क्या? प्रॉफिट आपका, कैपिटल इनटू टाइम। सो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे प्रॉफिट रेशियो निकालने हैं, मुझे मान लिया मैंने कहा 2 लोग हैं ए और बी, और मुझे ये मिल गया कि कैपिटल इनटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है। सो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मुझे कैसे लीड करेगा एक यूज़फुल रिलेशनशिप में जो हमारे बहुत काम आने वाली है। आप कहोगे कि अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ए को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे वो होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, आई ए इंटू टी ए। ऐसे बी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, आप कहोगे ये होगा प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, कंबाइन करने के बजाय मतलब कहना है, मतलब ये निकालना है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो आप कहोगे ये आ जाएगा आई ए अपॉन, अगर मैं पी ए अपॉन पी बी लिखता हूँ ऐसे, तो ये आई ए अपॉन आई बी हो गया इनटू टी ए अपॉन टी बी हो गया, राइट? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई ए इंटू टी ए अपॉन आई बी इंटू टी बी। सो जो प्रॉफिट का रेशियो आपने निकाला यहाँ पर, वो आपको क्या दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट से डिसाइड होता है। अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो वो सिंपल इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया, अगर इन्वेस्टमेंट सेम होगा तो सिंपल टाइम रेशियो हो गया। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो ये सिंपली जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, जो हमने यहाँ से निकाला था, कैपिटल इनटू टाइम।
तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि अगर हमें निकालना है कि ए और बी के प्रॉफिट्स का रेशियो क्या है, तो दैट इज़ सिंपल, यू विल राइट इट लाइक दिस, है ना। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। मान लेता हूँ कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया ए ने वो है आपका 6000, बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो आपका इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 8000। जो टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का है ए का वो मैं कह देता हूँ लेट्स से कि 9 मंथ है, और जो टाइम पीरियड है बी के इन्वेस्टमेंट का वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 8 मंथ्स है ना, दैट इज़ 8 मंथ। अब इसके बाद आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद आपको ये बताना है कि अगर मैं बात करूँ कि इस तरह का इनका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये बताना है कि अगर मैं 9 मंथ्स के पीरियड के बाद आफ्टर 9 मंथ्स जो है जो प्रॉफिट अमाउंट होता है लेट्स से यहाँ पर वो है आपका x, तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ए और बी के रेशियो में, ए और बी में। तो देखिए आपको अगर 9 मंथ का पीरियड में अगर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, सो मैं निकालूंगा कि दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए, पी ए रेशियो पी बी। सो आपको यहाँ पर तो ये है आई ए इंटू टी ए होता है, आपको पता है। सो आई ए आपका है 6000 इंटू टी ए आपका 9 मंथ डिवाइडेड बाई आई बी आपका कितना है 8000 इंटू 8 मंथ्स। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 zeros तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा 27/32। इस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये जो टोटल प्रॉफिट आपकी है x। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना कि ये जब डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है तो कई बार हो सकता है एक डेटा मंथ में और एक डेटा ईयर में हो, मे बी ये हो 1 ईयर, ये हो आपका 8 मंथ। हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम आप यहाँ पर लिख रहे हो ना उनकी यूनिट्स आपको सेम करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने टाइम पीरियड आपको दिया होता लेट्स से 1 ईयर और यहाँ टाइम पीरियड आपको दिया होता लेट्स से 8 मंथ, और मैं कहता कि प्रॉफिट जो है 1 ईयर के बाद यहाँ पर दिया हुआ है वाई है, तो वाई प्रॉफिट को ए और बी के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आप कहते हैं कि पी ए अपॉन पी बी, ये जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही है आई ए इंटू टी ए 6000 इंटू, यहाँ पर आप 1 ईयर को 1 मत लिखना, अगर आपने इसको 1 लिखा तो नीचे वाले मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको 8/12 लिखना पड़ेगा। सो बेहतर है आप इसको सीधे मंथ में लिख दो 12 मंथ्स, क्योंकि नीचे वाला 8 मंथ डायरेक्ट दिया हुआ है। सो आई कैन राइट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। आप सिंपली इसको कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देन अब क्या करना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अगर हम 4 यहाँ से बाहर ले लें और 2 यहाँ से बाहर ले लें, तो ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा 9/8। क्लियर, दैट्स वेरी सिंपल। 9/8 आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है। सो कई बार क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आप लोग ये डेटा भी गलती करते हो कि आपने टाइम को सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया और अननेसेसरी आप गलत हो गए, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। एक चीज़ देखिए और आपको ये जानना है, ये तो मैंने बहुत बेसिक पार्टनरशिप बताया आपको, जिसमें कोई भी पार्टनर ये नहीं कह रहा कि मुझे ज़्यादा चाहिए या कुछ चाहिए, है ना। सिंपल रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने ऐसे कर दिया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो एक यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं जो उनके डेटा हैं, अगर आप कभी भी एनालाइज करो, सो कहता है कि भाई एक पार्टनर है, लेट्स से मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अभी एक नया आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ए है और बी है ना। सो इनके इन्वेस्टमेंट का पैटर्न देखो क्या बोलेगा। वो बोलेगा कि इन्होंने शुरुआत तो करी 6000 और 8000 लगा के, 6000 और 8000 लगा के इन्होंने शुरुआत करी। इस शुरुआत के बाद देखिए क्या हुआ है कि ए ने क्या किया कि इस कैपिटल से जब इन्होंने शुरुआत की तो हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि t = 4 मंथ पे, t = 4 यानी 4 महीने बाद, या मैं इसको ज़्यादा वर्ड के फॉर्म में लिखता हूँ कि आपको समझ में आए कि इस इन्वेस्टमेंट से इन्होंने शुरुआत करी t = 0 पे, फिर 4 मंथ्स लेटर क्या हो रहा है, 4 महीने बाद क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है 2000 रुपीज़ और इन्वेस्ट करता है और बी क्या करता है 1000 रुपीज़ विड्रॉ करता है। सो आपको ये बताना है कि आफ्टर 1 ईयर इनका प्रॉफिट रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर, पहले बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि
हमें जो प्रोडक्ट निकालना होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, वो कैसे निकलता है। अगर मैं निकालना चाहता हूँ ए के लिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट क्या है फॉर ए पूरा, तो देखिए फॉर फर्स्ट 4 मंथ ये कैसे जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप कहोगे 6,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था फॉर 4 मंथ्स, सो आई कैन राइट 6,000 इंटू 4, ईजी। उसके बाद देखिए 4 महीने के बाद क्या हुआ कि 2,000 का अमाउंट और ऐड किया ए ने। ए का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 मंथ, देखो मैंने क्या किया, जितने टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट 6,000 था 4 मंथ्स, सो मैंने 6,000 इंटू 4 निकाल लिया। फिर अब इन्वेस्टमेंट बदल रहा है, अब 6,000 नहीं रह गया, अब 2,000 और आ गया। सो नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स इज़ 8,000। तो मैं इसको लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इज़ 8,000 अवेलेबल फॉर 8 मंथ। तो ये हो गया आपका आई इंटू टी फॉर ए, टोटल फॉर ए ईयर। इस तरह से ब्रेक करके मैंने लिखा, ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना आप। तो ये हो गया आपका 24,000 और ये आपका हो गया 64,000। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपको दे देगा 88,000। अभी मैं समझाने के लिए इतना लंबा लंबा लिख रहा हूँ, बाद में आपको बताऊँगा तो आप इसको ओरली लिखोगे। आई इंटू टी फॉर बी कितना है, सेम फैशन में 8,000 फॉर 4 मंथ्स, सो आई विल राइट 8,000 इंटू 4। फिर 1,000 विड्रॉ हो गए, सो 7,000 विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 8 मंथ। सो इट इज़ 32,000 प्लस 56,000 और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये भी हो गई आपकी 88,000। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का प्रोडक्ट है वो सेम आ गया। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट दोनों का सेम आ गया तो आपको पता है क्या होगा कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा आफ्टर ए ईयर। अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ उनका प्रॉफिट रेशियो, सो पी ए रेशियो पी बी जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली 1:1, यानी आधा आधा प्रॉफिट इनको मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस समझना कि फॉर 4 मंथ 6,000 अवेलेबल था, 6,000 इंटू 4 किया, 8,000 फॉर 8 मंथ 8,000 इंटू 8 किया, इससे वैल्यू मुझे मिली 24, 64 यानी हो गया आपका 88। फिर यहाँ पर 8,000 फॉर 4 मंथ 7,000 फॉर 8 मंथ, दैट ऑल्सो गिव मी 88 एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज़ 1:1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर केसेस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ए है, बी है और लेट्स से सी है, 3 लोग आ गए। अब कह रहे हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग था वो था 6,000, 8,000 और 10,000, यहाँ से इन्होंने शुरू किया। इसके बाद देखो क्या क्या चेंजेस आए। इन्होंने कहा कि जब 2 महीने बीत गए, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ t इज इक्वल टू 2, 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक ये कहानी रहेगी कि t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ। तो 2 साल के बाद मान लेते हैं 2 महीना बोल दो, 2 मंथ्स के बाद ए ने क्या किया, 1,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। बी ने क्या किया, 1,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। सी का कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि 4 महीने बाद क्या हो रहा है कि ए ने 2,000 रुपीज़ ऐड कर दिया, सी ने 3,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। ठीक है, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के बाद, आफ्टर 8 मंथ ए ने क्या किया, 1,000 रुपीज़ और लगाए। बी ने क्या किया, 500 रुपये वापस निकाल लिए। और सी ने क्या किया, सी ने 1,000 रुपीज़ और डाल दिए। दैट्स द स्टोरी। और ये कह रहा है कि आपको बताना ही है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर इनको किस रेशियो में प्रॉफिट मिलना चाहिए। बस यही कहानी है क्वेश्चन की। तो बेसिक पार्टनरशिप है बट काफ़ी विड्रॉल्स हुए हैं, तो इसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। आप फिर से इसमें क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है कैलकुलेट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट है मेरा ए के लिए वो क्या है। सो ए के लिए इन्वेस्टमेंट टाइम का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, ध्यान से देखना। 6,000 है, पर इस 6,000 कितने दिनों के लिए है, 2 महीने के लिए है। उसके बाद क्या हुआ है, 1,000 इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, तो ये वैल्यू हो गई है 5,000। और अब ये कितने महीनों के लिए है, अगले 2 महीनों के लिए, क्योंकि t इज इक्वल टू 4 पे फिर से नई स्टोरी है। सो फिर से ये 2 महीने के लिए रहेगा। फिर आप कहोगे कि फिर 2,000 और ऐड हुआ, तो 5,000 था, अब आपका 7,000 हो गया। तो 7,000 आपके पास हो गया फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, क्योंकि अगले बार t इज इक्वल टू 8 पे फिर से 1,000 आ रहा है। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, 8,000 है ना। 7,000 था, 1,000 और आया, 8,000 हुई। और ये है आपका नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। सो फर्स्ट 2 मंथ
सेकेंड 2 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 4 मंथ। आपको करना क्या होता है, आपको देखना होता है कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट सेम है, तो उतने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट टाइम निकालो, फिर अगले पीरियड के लिए निकालो, ऐसे करके। तो ये वैल्यू आपकी देखो कितनी हो गई, 6 × 2 12 हो गई, 5 × 2 10 हो गई, 7 × 4 आपकी 28 हो गई, और ये वैल्यू आपकी हो गई 32, है ना। सो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई टोटल 82। देखो 28, 12 40 एंड 32 72 और 10 82,000। ये I × T का प्रोडक्ट है A के लिए। अब देखो I × T का प्रोडक्ट B के लिए कितना है, इन्वेस्टमेंट टाइम या कैपिटल और टाइम इन्वेस्टेड का प्रोडक्ट B के लिए कितना है। आप कहोगे B ने 8000 से स्टार्ट किया, फॉर 2 मंथ्स इट वाज 8000 + 2, फिर 1000 से बढ़ गया, देखो ना, तो ये 9000 हो गया। और कब तक ये चलता रहा, टिल मंथ 8, है ना। 8वें महीने में T = 8, यानी 8 महीने बाद ऐसा किया आपने कि ये डाल दिया 500 रुपये और निकाले। तो 2 से लेके 8 तक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इन्वेस्टमेंट विल बी 9000। देन आपने 500 बाहर निकाल लिए, सो ये हो गया अब 8500 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स, 8 मंथ से लेके 12 मंथ तक, नेक्स्ट 4 मंथ। तो ये हो गया आपका वैल्यू। ये आपका आ जाएगा 16000, ये आपका आ जाएगा 54, और ये हो गया 85 × 4 आप निकालोगे ना, तो ये हो गया आपका 34। क्लियर, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए 16 और 54 कितना हो गया आपका 70 और 34 मिलाए तो कितना हो गया आपका 104। अब आपको क्या निकालना है, I × T आपको निकालना है C के लिए। तो C का क्या है, 10,000 स्टार्ट हुआ फॉर 4 मंथ, तो 10,000 × 4, फिर ये 13,000 हो गया, हाउ मेनी मंथ, 4 से 8, नेक्स्ट 4 मंथ, प्लस फिर 1000 और बढ़ गया, ये 14,000 हो गया फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर, ये आपका 40, ये आपका 52 और ये आपका है 56। तो ये आपका कितना है, आपका 148, 148,000, राइट। वेरी सिंपल। सो अब मुझे तीनों का मिल गया कि भाई क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सो ए के लिए मुझे कितना मिला, आप देखो ध्यान से, 82,000, मैं इसको 82 लिखूंगा बस, इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट फॉर ए ईयर। बी का मुझे मिला कितना 104, तो यहाँ 104 लिखूंगा। सी का मुझे कितना मिला, आई गॉट 148, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 148। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा आपका 52 और ये हो जाएगा आपका सिंपली 74। ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसमें प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, 41, 52, 74। मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा था कि कैसा इम्पैक्ट होता है अगर अलग अलग वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो, ठीक है। कभी निकाला, कभी वापस डाला, कभी कुछ, अभी किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट बेसिक ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई मुझे प्रॉफिट अगर लिखना है रेशियो, तो मैं इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट निकालूंगा, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ वेरी कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में तो कैसे लिखूंगा। दिस इज़ द फ्लो, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इन रेशियो को थोड़ा जल्दी लिखने की प्रैक्टिस डालनी है। सो बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन ऑफ कि क्वेश्चन में क्या आता है, एग्जाम में क्या चीज़ें पूछते हैं, यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट चेंज का ड्यूरेशन होता है, कभी बोलते हैं कि 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, राइट, समथिंग लाइक दैट। कोई आया, कोई गया, किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, किसी ने कम किया। सो इसके बेसिस पे ना जब आपको रेशियो लिखना होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि ए है मेरा, ए का इन्वेस्टमेंट पहले 6 महीने के लिए लेट्स से मैं कहता हूँ कि है 6000। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट है ए का वो मान लेते हैं 4000 है, मतलब 2000 उसने विड्रॉ कर लिया। मेरे पास यहाँ पर बी है, बी का जो है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से 8000 है, एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ द सेम इन्वेस्टमेंट इज 10,000, मतलब 2000 यहाँ ऐड हो गया। मुझे क्या करना है, प्रॉफिट्स का रेशियो निकालना है। ये टाइम पीरियड है 6 और 6, तो यहाँ पर आप देखो जब जो भी बात हुई है यहाँ पर वो हुआ है 6 मंथ्स के बाद कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब एनुअल प्रॉफिट्स के रेशियो की बात करेगा, तो आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर एक ईयर को 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इन 6 मंथ्स पीरियड।
6 मंथ पीरियड अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन है मेरा, आई कैन क्विकली डिवाइड दैट इनटू 1:1। तो अगर मुझे यहाँ रेशियो लिखना होगा क्विकली, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है मुझे इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट निकालना होता है, राइट। लेकिन मैं क्विकली कैसे इसको कर सकता हूँ। पहली बात तो सब में 3 जीरोज़ हैं, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, रेशियो में हटा दो। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, बहुत सारे सवालों में ऐसा होगा। फिर जो ये 6 महीने का पीरियड है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट। जब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली वो इक्वल वैल्यूज कैंसिल होती ही होती हैं। सो वो 6 मंथ को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सिंपली 6 × 1, क्योंकि मैंने इसको 1 पार्ट बोल दिया, 1 ईयर को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 6 × 1 4 × 1 कितना हो गया 10। ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड टाइम प्रोडक्ट टोटल फॉर ए। वरना आप कैसे लिखते, आप लिखते 6000 × 6 प्लस 4000 × 6, फिर आप इसको जोड़ते, ऐसे ही राइट साइड में करते, जोड़ते, रेशियो लेते। मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा 1 पार्ट, सो इन्वेस्टमेंट 6 टाइम 1 6, इन्वेस्टमेंट 4 टाइम 1 4, हो गया ना पूरे साल का 10। सेम यही करना है, 8 × 1 8, 10 × 1 18, ये हो गया। रेशियो कितना हो गया आपका 5:9। इससे आप क्या करोगे, क्विकली लिखोगे। तो जब हम एक साल को रेलेवेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं कि भाई आई कैन डिवाइड 1 ईयर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, रेशियो लिखना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इवन देखो, अगर आप लिखते हो कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये तो करते हो आप, इट इज़ इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड टाइम रेशियो का प्रोडक्ट। तो आप चाहो तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे कि भाई ये है मेरा 3:4। देखो ना, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 है ना ए और बी का पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में क्या है ये 2:5। क्लियर और नॉट। इफ आई डिवाइड क्विकली आई कैन राइट दैट टू बी 2:5। तो आप कह सकते हो कैसे कि 3 × 1 प्लस 2 × 1, ये तो हो गया 5, 4 × 1 प्लस 5 × 1 इज 9। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग। अगर आपको ये समझ में आएगा तो ये आपको दिक्कत कर ही नहीं सकता है। तो देखिए, सवाल अब ये है, आप कहोगे कि ऐसा थोड़ा ना होता है कि एग्ज़ाम में खाली 6 महीने की बात की जाती है। हो सकता है कि 4 महीने की बात की जाए, हो सकता है 3 महीने की बात की जाए, हो सकता है 9 महीने की बात की जाए, ऐसे करके। तो मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। अब देखिए, मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनके डेटा का इस्तेमाल करके कैसे कैसे हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेटा में, इन्वेस्टमेंट का डेटा में, या कोई छोड़ के जा रहा है पार्टनर, या कोई पैसा निकाल रहा है, वो 4 के मल्टीपल में है, ऐसे 4 मंथ्स के मल्टीपल में है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा कि 4 मंथ्स के बाद कोई आया या कोई चला गया, किसी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। फिर 8 मंथ्स के बाद कोई आया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो जब भी मंथ्स डेटा जो है मल्टीपल ऑफ 4 में दिया हुआ है, 4 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। सो आप क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में ये इस्तेमाल करना है कि एक साल को आपने 4 महीने के 3 भाग में बांट सकते हो आप। 1 1 1, 4 मंथ्स 4 मंथ्स 4 मंथ्स। और द बेस्ट पार्ट इज, आप जहाँ पर 4 मंथ दिखना वहाँ टाइम की जगह 1 लिख सकते हो आप। जहाँ आपको 8 मंथ दिखा वहाँ टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 1 2। इससे क्या होगा कि जो रेशियो होता है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको पहले ही दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये ए है और ये बी है, और ज़रा इस सवाल को समझो। मैंने कहा इन्होंने शुरू किया, इन्वेस्टमेंट लगाया वही 6000 और 8000 लगाया, ये इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करी इन्होंने। 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ, यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर 4 मंथ, ए ने क्या किया कि 2000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया और बी ने अपना 1000 बाहर निकाल लिया। फिर 8 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि ए ने अपना 1000 बाहर निकाल लिया और बी ने अपना 2000 और ऐड कर दिया। देखो, मैं तो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब मैं पूरे साल को 3 पीरियड में बांट सकता हूँ, फर्स्ट 4 मंथ, सेकेंड 4 मंथ और थर्ड 4 मंथ, बस। और उसकी जगह मैं 1 यूज़ करूँगा टाइम पीरियड। अब आप कहोगे कि 6000 में 0 0 है, इनको रखना है, सारे 3 0 हर जगह से हटा दो, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटा दिया। अब आप कहोगे ये 6 का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 4 मंथ्स तक रहेगा, यही तो है ना। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ए और बी का, मैं कलर बदलूँगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देखना ध्यान से, ए का इन्वेस्टमेंट जो 6 का है ना,
मैं रुक जाओ, ब्लू कलर से लिखता हूँ ए को, ये ब्लू कलर मैंने ए को दे दिया है। तो यहाँ देखो पहले 4 मंथ्स में क्या है, 6 है ए, फिर 2000 ऐड हो गया तो 8 हो गया, फिर 1000 निकल गया तो ये 7 हो गया। ये कहानी है ना, तीनों 4 मंथ्स के पीरियड में 6, 8, 7। ऐसे ही जरा मैं बात करता हूँ इसकी, किसकी, बी की, ग्रीन कलर में। तो आप कहोगे यहाँ 8 है, 1000 निकला है, 7 हुआ है, फिर 2000 ऐड हुआ तो 9 हुआ है। अब जब मैं इनका रेशियो लिखने जाऊँगा सर, तो देखना कैसे लिखूँगा। 6 + 8 + 7 ये ए का है, और 8 + 7 + 9 ये बी का है, राइट। ये हो गया आपका 21, और ये आपका कितना हुआ 24। रेशियो निकालोगे फाइनली प्रॉफिट का 7:8 आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ कैसे मैंने किया। देखो जब मुझे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालना है सर, तो इसेंशियली 4 महीने का पीरियड मेरे लिए 1 के बराबर है, 1 पार्ट। 6 × 1, 8 × 1, 7 × 1, सो ये हो गया 21 टोटल। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आपको लग तो रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट जोड़ रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने 4 महीने के पीरियड को यहाँ पर 1 बोला है, रेशियो निकालना है तो मैं लिखूँगा 8 × 1, 7 × 1, 9 × 1, 24, 7:8 आपकी वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन का डेटा देख के मैंने पता लगाया कि भाई 4 मंथ की बात कर रहे हो, 8 मंथ की बात कर रहे हो, तो हम पूरे साल को किस में डिवाइड करेंगे, 4 मंथ के 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और फिर हम सारा डेटा करूँगा। आप 8 मंथ का पीरियड बोलोगे मतलब मेरा 2 पार्ट, 12 मंथ का पीरियड मतलब मेरा 3 पार्ट। ऐसे करके हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन दिखाते हैं। आपका हो सकता है डेटा कुछ ऐसे दिया हो कि 3 महीने पे, 6 महीने पे और 9 मंथ्स पे कुछ हो रहा हो, 3, 6, 9 मंथ्स पे कुछ हो रहा हो। तो वहाँ पर आप एक साल को क्या करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3, 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पर एक पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, एक पार्ट डिनोट कर रहा है 3 मंथ्स को, ठीक है। अब जैसे कोई डेटा अगर आपको दिया होगा ए, बी, सी, मान लिया 3 डेटा दिया हुआ है। इसने दिया कि 6000 से स्टार्ट किया, इसने आपको दिया 8000, के का मतलब है 1000, 0 लगाना है तो लगा लो। यहाँ हो गया 6000, यहाँ हो गया आपका 8000, यहाँ हो गया आपका 9000, राइट, वैल्यू दे दी। फिर मैंने कहा कि देखो क्या हो रहा है कि 3 महीने पे ए ने जोड़ दिया 2000 और सी ने विड्रॉ कर लिया 2000। फिर 6 मंथ्स पे क्या हुआ कि बी ने जोड़ दिया 4000। फिर 9 मंथ्स पे क्या हुआ कि ए ने विड्रॉ कर लिया 2000 और सी ने ऐड कर दिया 1000। ये स्टोरी है देखो। और 12 मंथ्स के बाद मुझे निकालना है कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा। तो आपने क्या किया, 3 महीने के पीरियड को बोल दिया है ये। तो आप देखना ध्यान से, मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ फॉर ए, और ये 0 किसी काम के नहीं है, हटा लो रेशियो निकालने के लिए, इनको हटा ही दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, कट ही जाते हैं अल्टीमेटली। सो आप कहोगे ये है 6 फॉर 3 मंथ, ए रहेगा 6, फिर 2000 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये रहेगा 8। देखो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 8 नहीं रहेगा, ये 3 से लेकर 9 मंथ तक इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला जो 8 है इसका, ए का, दैट विल बी फॉर 2 पीरियड्स ऑफ 1 और 3 मंथ 3 मंथ। तो ये वैल्यू मैं कहूँगा 8 ऐसे है, इतने पीरियड के लिए, 2 के लिए। फिर 9 मंथ्स के बाद क्या हुआ, 2000 विड्रॉ हो गया, 2000 विड्रॉ हो गया तो इसका लेवल फिर से क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 आपका यहाँ हो गया फॉर 1 पीरियड। सो पहले पीरियड के लिए 6 है, दूसरे 2 पीरियड के लिए 8 है, और फिर लास्ट में 6 है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ बी का क्या इन्वेस्टमेंट है इस केस में। बी आपका 8 है फॉर 6 मंथ्स, यानी 2 पीरियड्स के लिए। अगर 3 मंथ्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो ये वैल्यू आपकी है फॉर 8 है फॉर 2। देन यहाँ पर 4000 आपका ऐड हुआ तो ये बन जाएगा 12000, और वो 12000 फिर है फॉर नेक्स्ट टिल एंड, फिर ये 12000 यहाँ पर है। देन आई हैव थर्ड वैल्यू सी, जो कि पहले 3 के लिए तो 9 है, तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने कहा कि ये 9 है इसका इन्वेस्टमेंट। फिर 2000 कम हो गया, 2000 कम हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो गई 7000, और ये 7 कितना है टिल 9 मंथ्स, यानी 2 पार्ट और, तो ये 7 यहाँ हो गया। फिर लास्ट में 1000 ऐड हो गया तो ये 8 हो गया फॉर द लास्ट वन। आप ध्यान से देखो, अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम इसका निकालना है प्रोडक्ट प्रॉफिट रेशियो के लिए, तो आप कहोगे 6 × 1, 8 × 2 + 6, ये कितना हो गया 28, राइट। 6 × 1, 8 × 2, 6 × 1, 28।
अगर आप मंथ को मंथ की तरह लेके चलते तो आप कहते 6 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 इंटू 6, 6 इंटू 3, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती। पर हमने अगर उनको पहले ही पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है तो रेशियो को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसानी से लिख पाएंगे। ये कितना हुआ, 8 इंटू 2 16 और 12 इंटू 2 कितना हुआ 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 40। यहाँ देखो 9 फॉर 1 पीरियड 9, 8 फॉर 1 पीरियड 8, 17, 7 फॉर 2 पीरियड 14, 17 और 14 कितना हुआ 31। सो प्रॉफिट रेशियो कितना होगा आपका यहाँ पर 28 रेशियो 40 रेशियो 31। क्लियर? सो थिंग्स आर ईजी अगर आप उनको करेक्ट तरीके से समझ के अपनी कैलकुलेशन को उस तरह से आप इन्हेंस करते हो, है ना। अब आप कहोगे कि डेटा 3, 6, 9 का होना कोई ज़रूरी थोड़ा ना है, राइट। हो सकता है डेटा में सीधे वो बात करे आपसे 2 मंथ की, तो मैं कहूँगा वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई डेटा में 2 मंथ की बात करी, 4 मंथ की बात करी, 8 मंथ की भी बात करी, तो अब हम यूनिट क्या लेंगे कि 2 मंथ पे कुछ हुआ, 4 मंथ पे कुछ हुआ, 8 मंथ पे कुछ हुआ। तो द लोवेस्ट यूनिट जो है यहाँ पर वो 2 है। सो 1 ईयर को आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिवाइड इट इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ 2 मंथ्स ईच। ठीक है, तो जहाँ यहाँ 4 मंथ आएगा जब इसी क्वेश्चन में, तो 4 मंथ के लिए हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, 8 मंथ के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, 10 मंथ के लिए हमारे पास 5 पार्ट्स होंगे, 8 मंथ के लिए सॉरी हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप, कि अगर एक क्वेश्चन में लेट से आपको लगता है कि नहीं 2 मंथ भी दिया हुआ है, 4 मंथ भी दिया हुआ है, तो कौन सा लेके चलें? क्या हम उसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में 4 मंथ वाले, या हम डिवाइड करेंगे 6 में 2 पार्ट वाले 2 मंथ वाले? तो सबसे छोटी यूनिट पकड़नी होती है आपको। जब मल्टीपल यूनिट्स आपको दिखें, छोटी वाली पकड़ो, 2 वाले में डिवाइड करो 6 में और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो देखो जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको मैं क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसका मैं इतना बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा ना आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि यार रेशियो लिखना जो पहले पेन था ना, अब बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो ईयर का डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई करके कहीं ना कहीं चल पा रहे हैं, राइट। दैट्स वेरी सिंपल। साथ ही साथ आपको देखो ये पता ही है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर पूछता कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो आप कहते हैं कि ए को 28 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, जहाँ पर टोटल पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। क्लियर? यहाँ पर टोटल पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं कि टोटल पार्ट्स आपके 99 है। सो अगर मैं ए का डेटा पूछता तो आप कहते हैं ये होगा 28/99 इंटू टोटल दिया होता, तो हम रेशियो के फॉर्म में भी 99 पार्ट इज दिस मच मल्टीप्लायर निकालते हैं, 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद तो ये रेशियो का सवाल हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, रेशियो का सवाल हो जाएगा। तो ये तो हो गया अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कैसे कंबाइन करके हम उनका प्रॉफिट रेशियो लिखेंगे, राइट। अब देखिए और एक पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं होता है कि जो पार्टनर ऑफिस में आके सो जाता है, ठीक है, इट्स नॉट स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग पार्टनर, ठीक है, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। और इसकी वजह से क्या चेंज आता है पार्टनरशिप डील्स में और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में। देखिए स्लीपिंग पार्टनर वो होता है कि जो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मे बी उसने इन्वेस्टमेंट किया और चला गया, कभी कभी आता है रिपोर्ट देखने लेके निकल गया, तो उसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस, है ना। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसने शुरू में ही बोल दिया होगा कि मैं तो नहीं आने वाला बिजनेस में, पैसे ले लो मुझसे, मेरी एक्सपर्टाइज ले लो, आई विल बी जस्ट स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या होता है, दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को रोज डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, हर एक चीज़ को इंश्योर करना उसका काम होता है, तो ही इज़ नोन एज वर्किंग पार्टनर। तो डेफिनेटली देख के लग रहा है ना कि स्लीपिंग पार्टनर को प्रॉफिट में कम शेयर लेना चाहिए। ऑल्दो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस डील्स में स्लीपिंग पार्टनर ज़्यादा पैसा लेके उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टाइज ऐसी होती है कि वो ज़्यादा एक्टिवली काम ना भी करें, बट वो बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो वो तो एक पार्टनरशिप डील ऐसी होगी, उसमें वो लिखा होगा कि उसको क्या मिलना है। बट हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर कुछ कर नहीं रहा है, तो इसको नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, या फिर प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले वर्किंग पार्टनर को कुछ अलग से मिलना चाहिए। आपको लगता होगा ना, दया आ रही होगी ना थोड़ा वर्किंग पार्टनर को लेके, तो उस पर सवाल बन जाते हैं। सवाल कैसे बनते हैं कि लेट्स से उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में क्या हुआ कि बिजनेस में हमें ₹10,000 का प्रॉफिट हुआ, ₹10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब उस ₹10,000 के प्रॉफिट में
चूँकि एक स्लीपिंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर को हम देना चाहते हैं कुछ कंपनसेशन कि जो उसने एक्टिवली काम किया है, हम उसको कुछ सैलरी कंपोनेंट देना चाहते हैं, या फिर हम कुछ और देना चाहते हैं बोनस कंपोनेंट अलग से। जो प्रॉफिट उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा वो तो मिलेगा ही, बट उसके अलावा बिकॉज ही हैज़ कंटिन्यूसली वर्कड सो हार्ड कि उसको अलग से भी कुछ देना चाहिए। तो आपने ये डिसाइड किया कि भाई जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके पहले इसको 20% तो हम ऐसे ही पकड़ा देंगे। समझ रहे हो ना? तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 20% हमने इसको ऐसे ही वर्किंग पार्टनर को पकड़ा दिया, 2,000 इसके पास पहले ही हो गए। अब जो नेट प्रॉफिट बचा वो 8,000 है। ये आपका था ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसको हमें वर्किंग पार्टनर को कुछ अलग से नहीं देना होता तो हम उसी 10,000 को एक सर्टेन रेशियो में गिवन ऑन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, हम उसको डिवाइड कर देते, राइट? जो भी क्वेश्चन में दिया होता उसके हिसाब से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर हमें 20% अगर दिया हुआ है कि वर्किंग पार्टनर पहले लेगा इन एडिशन टू द प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो हम 2,000 इसको पहले देंगे। इसके कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में होंगे। अभी आपको ये समझना है कि इस अरेंजमेंट में उसको 20% देना है पहले ग्रॉस प्रॉफिट में। 10,000 में 2,000 निकाल के इसको हमने पकड़ा दिया। अब बचा 8,000, इसको उस सर्टेन रेशियो में, जिस रेशियो में भी क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो X/Y। ठीक है? तो आपको समझना है कि ये डेटा कई फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे मैंने अभी परसेंटेज के फॉर्म में दिया, वो हो सकता है बता दें कि भाई फिक्स रेम्यूनरेशन इसको देना है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी मे बी 150 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है? इसको जाएगा तो एक साल में आप निकालोगे कि कितना जाएगा। क्लियर? सो 1200 प्लस 600 1800 इसको जाएगा उस केस में। तो वो अरेंजमेंट दिया होगा कि वर्किंग पार्टनर किस हिसाब से पैसा लेगा, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। उसके हिसाब से हमें पहले उसको पैसे देने होंगे, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रेशियो आएगा उसमें हमें स्लीपिंग और वर्किंग पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट? और आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत ध्यान से देखना। तो जो अभी बेसिक्स आपको जानने थे पार्टनरशिप में, इससे ज़्यादा आप कुछ ही मत जानो तो अच्छा है। ठीक है? इतना बहुत है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बाकी रह जाएगा और आप ना कर पाओगे। जैसे कुछ वेरिएशंस होते हैं कि प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट में से कुछ ये लोग चैरिटी में दे देंगे उठा के। क्वेश्चन ऐसे ही बनते ना, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में कुछ चैरिटी दे देंगे, चैरिटी देने के बाद भाई नेट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आपके कुछ और उपाय हैं कि भाई मान लिया 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे नहीं नहीं, इसका 20% तो हम बिजनेस में वापस डालेंगे, 10% हम चैरिटी में डालेंगे, 15% हम एम्प्लॉय को बोनस दे देंगे, फिर जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, फिर उसको गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नेट प्रॉफिट का होता है। उसके पहले जो भी सेटलमेंट करना है हम कर देते हैं सारा, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, उसके हिसाब से हम उसको सेटल कर देंगे। देन हम करेंगे कोशिश कि हम भाई आप प्रॉपरली रेशियो में, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो थियरी में आपको बस इतना ही जानना है पार्टनरशिप में, देयर इज नथिंग न्यू इनटू इट। क्वेश्चंस के थ्रू वी विल क्लैरिफाई एवरीथिंग कि भाई सवाल करने तो कैसे करने हैं, क्या क्वेश्चन होगा तो किस तरह से सोचना है, एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड थ्रू क्वेश्चंस। बाकी इतना समझ लो मेरे लिए काफ़ी है, मैं आपको आपका जीवन जो है सरल बना दूंगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ आप सोच सकते हो कि मान लिया पर मंथ के हिसाब से डेटा हो, तो ये दिमाग में नहीं आ रहा कि 1 मंथ भी दिया हुआ है, मान लिया 3 मंथ भी दिया हुआ है, 9 मंथ भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 1 मंथ का मतलब क्या है? फिर तो आपको मंथ लेके चलना है। फिर तो आपका वही हो गया कि एक साल को 12 पार्ट्स में बांट दिया। अब एक साल में अगर 12 पार्ट में बांट दिया तो मतलब क्या हुआ कि 1 मंथ को 1 लिखना पड़ेगा, 3 मंथ को 3, 9 मंथ को 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो वहाँ पर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करना है, जैसा ऑलरेडी आप करते हुए आए हो वैसा ही करना है। ठीक है? दैट्स इट। इतना आप पार्टनरशिप में सीख लो, बाकी सवालों के थ्रू मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।